हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिखा और आज हम क्लास 11th का फिज़िक्स का चैप्टर मोशन इन ए प्लेन पढ़ने जा रहे हैं। तो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। तो जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होती थी तो उसमें जो भी क्वांटिटीज़ निकलता था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। तो जो भी क्वांटिटीज़, ये जो जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, पर क्योंकि हम एक डायरेक्शन में पढ़ रहे थे तो एक सिंगल लाइन में पढ़ रहे थे, तो हम लोग जो पॉजिटिव एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते थे और एक को नेगेटिव मान लेते थे, तो काम चल जा रहा था। पर जब हम एक प्लेन में बात करेंगे तो प्लेन में जो है, जैसे इस जो भी वेक्टर्स होंगे इनका कुछ भी ऐसा डायरेक्शन रहेगा, तो हमें इन वेक्टर्स के लॉस को समझना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं वेक्टर्स के बारे में डिटेल में। तो वेक्टर क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि वेक्टर जो होता है ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका एक मैग्नीट्यूड होता है और साथ साथ एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो वेक्टर जैसे कोई एक वेक्टर हमने लिया ए, तो इसमें कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं कि दो वेक्टर को इक्वल कब कहा जाता है। तो अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन दोनों से इक्वल होगा तो वेक्टर जो है वो इक्वल होगा। तो ए अगर ऐसे है, बी इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। अगर ए इतना है और बी जो है ऐसे सेम डायरेक्शन में है पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तब भी ये इक्वल नहीं होगा। दोनों तब इक्वल होगा जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेम होगा। ठीक है, अब हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं एक स्केलर के साथ। तो मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है और कोई के जो है पॉजिटिव नंबर है, तो जब उसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो जैसे ये ए वेक्टर है और दूसरा एक स्केलर क्वांटिटी है, उससे अगर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो है डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो के ए वेक्टर है इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, पर मैग्नीट्यूड जितने से मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे मान लीजिए K2 है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस वेक्टर का जो बी वेक्टर बनेगा इसका मैग्नीट्यूड A का दुगना हो जाएगा। तो जैसे ये 2A हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड दुगना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा? एडिशन के बारे में, हमने देखा इक्वालिटी के बारे में और मल्टीप्लिकेशन विथ ए स्केलर के बारे में देखा। ठीक है, और अगर ये k जो होगा नेगेटिव होगा, मान लीजिए 2 की जगह -2 होता, तो वेक्टर जो होगा -2a होता b, तो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा। तो अगर a इस डायरेक्शन में है तो 2a माइनस जो b वेक्टर होगा b इज इक्वल टू -2a, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर वो क्या होगा? अगर मतलब यहाँ पे k की जगह -1 होता तो ये सेम होता वेक्टर, बस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता। ये a होता और ये -a का डायरेक्शन ऐसा होगा और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। अब हम पढ़ते हैं वेक्टर एडिशन के बारे में। तो वेक्टर जो होता है, मान लीजिए ये a एक वेक्टर है और b दूसरा वेक्टर है, तो इनको ऐड कैसे करते हैं? तो ये जो वेक्टर्स होते हैं ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तो जब a और b का सम निकालना हो, जिसको मान लीजिए रिजल्टेंट कहते हैं r, तो अगर r इक्वल टू a प्लस b निकालना हो तो इसमें क्या करते हैं? जो a का वेक्टर का हेड है, यहाँ बना के देखते हैं, जो a वेक्टर है इसका हेड है और b वेक्टर जो है इसके टेल को इस पर सुपर इम्पोज करते हैं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है a के टेल से लेके b के हेड तक होता है।
तो ये हो जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से निकलता है रिजल्टेंट वेक्टर। और अगर सब्ट्रैक्शन निकालना हुआ, जैसे सब्ट्रैक्शन निकालते हैं a माइनस बी का, a माइनस बी, तो वो कैसे निकलेगा, a के साथ प्लस माइनस बी। और हमने थोड़ी देर पहले देखा कि किसी वेक्टर का निगेटिव क्या होता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस बी निकालना होगा, तो इस अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी हो जाएगा। तो निकाल कर देखते हैं। तो ये है a और ये था b इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा s वो इस डायरेक्शन में, a ये है और माइनस बी ये है। तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये रिजल्टेंट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब ट्रायंगुलर रूल ऑफ एडिशन को थोड़ा सिंपल वे में करने के लिए जब हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेते हैं कि कहीं पे ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, तो मान लीजिए ये कोई XY प्लेन है और XY प्लेन ये ओरिजिन है और ये A वेक्टर है, तो और ये B वेक्टर है। तो अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो हम ये काम कर सकते हैं, A के हेड पे B का, तो B जो है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये B के पैरेलल लाइन हो गई, ये B हो गया, और इसको हटा के इन दोनों का निकल गया ये रिजल्टेंट। या इसको एक और सिंपल तरीके से कर सकते हैं, उसको हम लोग पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन कहते हैं। तो पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन क्या है कि ये जो A है, ये A था और ये B था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, B के पैरेलल यहाँ पे जैसे लाइन ड्रॉ किया हमने, ऐसे कर दिया। ठीक है, और इन दोनों को भी हमने मिला दिया, और ये जो डायगोनल निकला ये हो गया रिजल्टेंट। तो हमें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो अब आगे हम देखेंगे कि जो इस प्रोसेस से हमें रिजल्टेंट निकालना ज़्यादा आसान हो जाता है। अब हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? मान लीजिए A और B कोई वेक्टर, कोई तीसरा वेक्टर लेते हैं हम R, ये तो एक की तरह हो गया, तो ये R लेते हैं हम एक वेक्टर। ठीक है, तो हमें जब कोई भी दो वेक्टर होगा, तो ये जो R वेक्टर है इसे किसी भी दो वेक्टर के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब A के किसी मल्टीपल और B के किसी मल्टीपल के सम के फॉर्म में हम किसी भी वेक्टर R को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बस शर्त ये होना चाहिए कि A और B वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम या जस्ट अपोजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए, मतलब एक ही लाइन में ये नहीं होना चाहिए। जैसे इस तरह से अगर A हुआ और इस तरह से B हुआ तो भी दिक्कत है, और अगर इस तरह से A और इस तरह से B हुआ तो भी दिक्कत है। बस ये केस नहीं होना चाहिए। तो हम इस किसी भी R को इस वे में लिख पाएंगे। मतलब इसको लिख सकते हैं K1A प्लस K2B के फॉर्म में हम लिख सकते हैं R को। तो चलिए देखते हैं ये कैसे हम लिख सकते हैं। तो जो R है ये है R, और ये था A और ये था B। तो हमें क्या करना है कि R के टेल से A के डायरेक्शन में एक लाइन बनानी है। ठीक है, A के डायरेक्शन में, और हेड से B के डायरेक्शन में एक लाइन बनानी है। ठीक है, ये हो गया B के डायरेक्शन में लाइन और A के डायरेक्शन में लाइन। तो हमें इसका देखना है कि B का डायरेक्शन ये A के डायरेक्शन में हो गया और ये B के डायरेक्शन में हो गया।
ठीक है, तो ये कुछ रहा होगा, इसका हमें मैग्नीट्यूड तो पता नहीं है, तो इसे K1A लिख देते हैं और इसे K2 भी लिख देते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो हमने ट्राइंगल लॉ में देखा था कि अगर किसी को जोड़ना होता था, तो जैसे A है और इसमें B को जोड़ना है, तो इसके हेड पे हम इसके टेल को सुपर इम्पोज करते थे, रिजल्टेंट का हेड जो होता था वो इसके B के हेड के साथ होता था। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें देखते हैं, तो ये तो A का डायरेक्शन है, इसके ये जो है इसका डायरेक्शन तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और जो B का डायरेक्शन है वो इसमें रहेगा, पर B का ओरिजिनल डायरेक्शन तो इस साइड में है, तो ये जो भी रहा होगा K2 होगा, ये कोई नेगेटिव क्वांटिटी हुई होगी। ठीक है, तो अगर हमें K2 पॉजिटिव लेना है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए, बाद में खुद ही चल के नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है किसी भी वेक्टर का डिसोल्यूशन। इसको कुछ हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अब जो रिजोल्यूशन होता है वो हम किसी भी वेक्टर के अलोंग कर सकते हैं, पर जब हम एक्सिस के अलोंग करते हैं तो वो थोड़ा एक्स और वाई के अलोंग करते हैं तो वो ज़्यादा आसान होता है। तो आइए अब देखते हैं कि किसी भी एक्सिस के अलोंग किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये कोई ए वेक्टर है। ये ध्यान से देखिएगा, इसका एंगल मान लीजिए ये 30 डिग्री है। ठीक, तो इसका रिजोल्यूशन कैसे होता है, तो इससे यहाँ से एक परपेंडिकुलर निकालते हैं और यहाँ से इस पे वाई पे परपेंडिकुलर डालते हैं। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री से याद होगा कि जो इसका लेंथ अब क्या आ जाएगा, इस ट्राइंगल में देखा जाए तो ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू ट्राइंगल में पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो पी क्यू साइन थीटा के फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। साइन 30 डिग्री जो होता है ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब पी क्यू बाय ओ पी। तो ओ पी जो है ए वेक्टर है, तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम डिनोट करते हैं मॉड ए से। ठीक है, ए जो वेक्टर है अगर उसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करना तो हम ऐसे मॉड ए से डिनोट करते हैं। तो ओ पी अभी सिर्फ हम लेंथ निकाल रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड बस लेंगे, तो पी क्यू बाई मॉड ए। ठीक है, और सिंपली हम लोग जब वेक्टर नहीं साइन लगाते हैं तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, तो ये मॉड ए को हम ए से लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको हटा के ए लिख देते हैं, तो जो पी क्यू हो जाएगा वो ए साइन 30 डिग्री, ए बाई 2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो ए बाई 2 निकल गया। और जो ये साइन 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा ओ क्यू, क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, या साइन 60 डिग्री से निकाल लेते हैं या डायरेक्ट कॉस 30 डिग्री से निकाल लेते हैं, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा ए कॉस 30 डिग्री, मतलब ए √3/2। ठीक है, तो इसको जो यूनिट डायरेक्शन होता है तो एक्स डायरेक्शन में वेक्टर को हम आई कैप से डिनोट करते हैं और वाई डायरेक्शन में जे कैप से डिनोट करते हैं। तो हमने देखा जो अब इस तरीके से देखिए कि इसकी वैल्यू कुछ आई होगी ये, तो हम ए जो है वेक्टर इतना प्लस इतना लिख सकते हैं। ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में देखिए इस तरह का कुछ वेक्टर बन रहा है ए जो है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा ए इतना ओ क्यू प्लस ओ क्यू
प्लस क्यू पी वेक्टर हो जाएगा। तो ओ क्यू क्या है, तो ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास है a√3/2 और इसका डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन में है इसलिए आई है, और क्यू पी तो इसका क्यू पी या पी क्यू दोनों लेंथ जो है बराबर है, तो a/2 है। मैग्नीट्यूड तो दोनों का पी क्यू और क्यू पी में क्या अंतर है, डायरेक्शन का बस अंतर है। तो हम डायरेक्शन तो अभी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन तो इसका देख के पता चल रहा है कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, मतलब ये जे कैप है। तो इस तरह से ए का हमने कर दिया रिजोल्यूशन। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर ए जो होगा उसको उसके एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने स्पेसिफिक एंगल लेकर इसका कंपोनेंट भी निकाल दिया है। अब हम रिजल्टेंट को भी इस तरीके से निकाल कर देखते हैं कि पहले जो मान लीजिए कोई आर है, वो दो वेक्टर्स ए और बी का सम है, तो इसको भी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग दोनों को तोड़ देते हैं और रिजल्टेंट भी ऐसे ही जोड़कर निकालते हैं। ठीक है, तो जब ए जो होगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं AXI प्लस AYJ, और बी को लिख सकते हैं BXI BYJ। ठीक है, तो अब I के डायरेक्शन में AX है और I के डायरेक्शन में BX है, तो उन दोनों का अगर दोनों का सम है तो हमने सम देखा कि अगर सेम डायरेक्शन में होता था तो बस मैग्नीट्यूड जो होता था वो जुड़ जाता था और डायरेक्शन तो सेम ही है। तो अब हम इसको सीधे सीधे AX प्लस BXI लिख सकते हैं और AY प्लस BYJ लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इस कंसेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।